नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने आज मोदी सरकार के खिलाफ संग्राम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने आज कहा है कि वो अगले 8 हफ्ते तक, 8 नहीं जबकि ज्यादा कह सकते हैं 45 दिनों तक संग्राम करेगी। मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत होगी 8 जनवरी से और 45 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसके तहत ग्राम स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई कार्यक्रम करने के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग बड़ी बड़ी सभाएं हिस्सों में करने का प्लान है कांग्रेस पार्टी का ये अभियान 25 फरवरी तक जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया है और उसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से 3 मांगे रखी हैं। पहला, विकसित भारत ग्रामजी या जी रामजी अधिनियम वी ग्रामजी एक्ट को वापस लिया जाए। मनरेगा को अधिकार आधारित कानून के रूप में बहाल किया जाए और काम का अधिकार और पंचायतों का अधिकार बहाल किया जाए। ये 3 बातें यहाँ 3 डिमांड है इनकी। हालांकि इन्होंने जो ट्वीट किया है वो लंबा चौड़ा है, लेकिन उसमें मुख्य बिंदु यही है जो आपके सामने रख रहा हूं। तो आज ये ऐलान हो गया है कि भले ही मोदी सरकार ने विकसित भारत जी रामजी विधेयक को पारित कर दिया और अब कानून बना दिया है, और अब तो अखबारों में बाकायदा उसका विज्ञापन भी आज से शुरुआत उसकी हो गई है। आज कई अखबारों में विज्ञापन है जी रामजी इस एक्ट का, कानून का, ताकि जनता तक इसकी खबर अच्छे से चले जाए। लेकिन कांग्रेस इस प्रचार प्रसार और पैतरेबाजी के बावजूद अपना इरादा बता चुकी है कि चाहे जो हो जाए, पंचायत से लेकर संसद तक करोड़ों कामगारों के हितों की रक्षा के लिए वो लड़ाई लड़ेगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि मनरेगा के स्थान पर बनाए गए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत सिर्फ विनाश भारत और योजना के केंद्रीकरण की गारंटी दी गई है। यानी यहां आप विकसित भारत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि विनाश भारत की तरफ इस देश को ले जा रहे हैं, ये कह रहे हैं जयराम रमेश। जयराम रमेश ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ बताया है। आइए जरा सुन लेते हैं। जयराम रमेश को हिंदी में बता रहे हैं और इनका साथ देते हुए केसी वेणुगोपाल भी थे, जो इंग्लिश में अपनी बात रख रहे थे। लेकिन पहले सुनिए जयराम रमेश को। पर हमारी मांग ये है कि मनरेगा जिस रूप में पार्लियामेंट में पारित हुआ था 2005 में, आम सहमति से नहीं, सर्वसम्मति से। बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। आम सहमति आप बना सकते हैं, पर सर्वसम्मति से पारित हुआ था। और मैं आपको याद दिला दूं, ये कानून स्थायी समिति को भेजा गया था, ये जो मसौदा था, और इस स्टैंडिंग कमेटी से अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता कल्याण सिंह भी थे। और उस स्थायी समिति की सिफारिशें जो की गई थी उसको पूरा स्वीकार किया गया और लागू भी किया गया। तो ये जो नया अधिनियम है, ये वीबी विकसित भारत नहीं है, ये वीबी विनाश भारत है। और जो पहला जी है वो गारंटी सिर्फ केंद्रीयकरण की गारंटी, और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। और हमारी मांग जो है, एक ही मांग है, इस संग्राम का एक ही मांग है कि मनरेगा को वापस लाओ, ग्रामीण भारत को बचाओ। करोड़ों मजदूर, करोड़ों परिवार को फायदा पहुंचा है पिछले 17 सालों में। सारी दुनिया में इसकी प्रशंसा हुई है। कोविड के महामारी के समय ये एकमात्र कार्यक्रम था जिसके द्वारा राहत पहुंचाया गया करोड़ों परिवारों को असंगठित क्षेत्र में। और जिस तरीके से, जिस बुलडोजर तरीके से इसको हटाया गया है और नया अधिनियम लाया गया है, मैं समझता हूँ ये देश के हित में नहीं है। और इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हम पूरा प्रयास करेंगे, अलग अलग पार्टी में भी इसमें शामिल होंगे, नागरिक संस्थाओं की भागीदारी होगी, जो अलग अलग मजदूर संगठन हैं उनके साथ हम काम करेंगे। ये एक राष्ट्रीय संग्राम होगा। हालांकि नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, पर ये राष्ट्रीय संग्राम होगा। और इसका पहला चरण, जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा है, 45 दिन का होगा। उसके बाद
को हमें इसको बरकरार रखना है। कैसे हम इसको बरकरार रखेंगे उस पर हम विचार करेंगे, पर इसकी शुरुआत हम 8 जनवरी से करेंगे और आप देखेंगे कि इसका नतीजा वही होगा जो 3 काले कृषि कानून का हुआ। 20 सितंबर 2020 को जबरदस्ती 3 काले कानून पारित किए गए पार्लियामेंट में और 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री को उन काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। इस संग्राम का नतीजा वही होगा, मनरेगा वापस लौट आएगा। तो सुन लिया आपने, यहां साफ साफ कह रहे हैं कि जैसे 3 काले कानून कृषि कानून वापस लिए गए थे, वैसे ही इसका भी हश्र होगा, इसे भी वापस लेना ही होगा। यहां कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश और सांसद भी हैं। वहीं केसी वेणुगोपाल ने भी कहा है कि कोविड और कई दूसरे संकटों के समय मनरेगा एक बड़ा सुरक्षा कवच बनकर सामने आया था और उनके मुताबिक विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत सब कुछ केंद्र सरकार तय करेगी और गांव में रहने वालों को इसकी मार झेलनी पड़ेगी। वेणुगोपाल ने कहा है कि नए कानून के तहत कार्य दिवस को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने की बात की गई है, लेकिन यह दावा बकवास है क्योंकि केंद्र के हिस्से में धन आवंटन का अनुपात 90% से घटाकर 60% कर दिया गया है। तो कांग्रेस पूरे देश में मनरेगा बचाने की लड़ाई छेड़ने वाली है। इधर पश्चिम बंगाल का सियासी संग्राम भी अभी से दिलचस्प होने लगा है। पश्चिम बंगाल का जिक्र इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। चुनाव असम में भी हैं और चुनाव जो हैं वो दक्षिण के 3 और राज्य जिसमें केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी, इन तीनों राज्यों में भी, यानी कुल मिलाकर 5 राज्यों में मार्च अप्रैल मई में चुनाव होने हैं इन 5 राज्यों में। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस राज्य की हो रही है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का सियासी संग्राम अभी से दिलचस्प इसलिए हो रहा है, आज कांग्रेस पार्टी ने टीएमसी की एक राज्यसभा सांसद को तोड़ लिया शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि यही आजकल बोलते हैं लोग, खासकर बीजेपी के लोग। अगर कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को लेकर चले गए तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। खैर, आज कांग्रेस में टीएमसी की राज्यसभा सांसद मौसम नूर ने प्रवेश किया है। आपको बता दूं कि बंगाल में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे बरकत अब्दुल गनी खान चौधरी की ये भांजी हैं और इससे पहले 2009 से 2019 तक मालदा से कांग्रेस सांसद रह चुकी हैं। लेकिन फिर उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की थी और अब फिर से उनकी घर वापसी हुई है। मौसम नूर की कांग्रेस में वापसी को मालदा समेत राज्य के उत्तर बंगाल क्षेत्र में राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने वाला घटनाक्रम माना जा रहा है। अभी बहुत से और भी लोग कांग्रेस में आने को तैयार हैं, यह दावा पश्चिम बंगाल के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने किया है। आइए जरा गुलाम अहमद मीर को सुनते हैं जब यह दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ मौसम नूर को जब यहां पार्टी अपने खेमे में ले रही है, यानी कांग्रेस ज्वाइन करवा रही है अपने पार्टी में दोबारा। सुनिए जरा गुलाम अहमद मीर को। और भी बहुत लोग हैं और भी बहुत इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड साथी है जो क्यू में है और आने वाले दिनों में उनसे भी आपको वक्तन फवक्तन दर्शन करवाएंगे। मगर फिलहाल आज के दिन पर मैं ज़ाती तौर बैसित प्रभारी, बैसित इंचार्ज वेस्ट बंगाल मौसम नूर जी का वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं इनके आने से, इनके कांग्रेस की बागडोर संभालने से पूरे वेस्ट बंगाल में, मालदा तो इनका होम डिस्ट्रिक्ट है ही, इनका एक इम्पैक्ट है मालदा, मुर्शिदाबाद, बल्कि उसका लहर पूरे बंगाल में भी होगा। ये हम उम्मीद रखते हुए मौसम नूर जी का आज दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इनके आने से और उसके बाद अंडरलाइंड है कांग्रेस की बागडोर संभालने से पूरे वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के लिए फायदा होगा। क्या ये इनके हाथ में अध्यक्ष का पद दिया जाएगा, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष का? ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस वहाँ एक अच्छे मजबूत अध्यक्ष की खोज में लगी हुई है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी के बारे में आप जानते हैं, वो इस्तीफा दे चुके हैं अध्यक्ष पद से, लेकिन फिर भी उनके कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी सिमटती
जीरो पे चली गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, यानी 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी। और कांग्रेस के लिए खाता खोलना सबसे बड़ी चुनौती है विधानसभा चुनाव में, खासकर पश्चिम बंगाल की जब बात हम करें। लेकिन मौसम नूर ने जब कांग्रेस ज्वाइन किया, दोबारा टीएमसी छोड़कर राज्यसभा सांसद हैं, तो इन्होंने क्या कुछ कहा है, अंग्रेजी में कह रही हैं, सामान्य इंग्लिश है, सुन लीजिए जरा। I would like to thank Congress Party for giving me an opportunity to work again in the Congress. It is my honor as a member of the Congress family and also as a member of the Ghani Khan Chaudhary family. We want to strengthen the legacy as a family. Isha Khan Chaudhary, my elder brother, my cousin, and I have decided that our uncle, our very dear uncle, who was a soldier of the Congress party and he had worked for the people of Malda, we have decided that in order to continue his legacy, we need to work together, we need to be united. So that's why we have decided as a family, and I have come back to Congress. I have already resigned from the Trinamool Congress. I have tendered my resignation to Honorable Chairperson of Trinamool Congress, Mamta Di, and have also got my resignation letter for the Rajya Sabha, which I am going to give on Monday. So from today I have joined Congress and I am going to work very hard to strengthen the party, because the people of Bengal, the people of Malda believe in Congress, believe in the ideologies of Congress of secularism, development and peace. And Mr. Ghani Khan Chaudhary also used to believe in that. So as a family in Congress and as a member of the Ghani Khan Chaudhary family, we wish to work together to strengthen the party. Thank you. Rejoin Congress. तो सुन रहे थे आप, यहाँ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम पूरी मेहनत करेंगे, जोर शोर से यहाँ काम करेंगे, और पूरे परिवार का ब्यौरा यहाँ दे रही हैं, जो लीगेसी है अपने परिवार की यहाँ रख रही हैं इस मंच से। और मौसम नूर अब राज्यसभा सांसद टीएमसी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ चुकी हैं। बात पश्चिम बंगाल की हो रही है और गुलाम अहमद मीर वहाँ के प्रभारी हैं और उन्होंने अपनी बात पहले रखी, आपने सुन लिया। चुनाव में दोस्तों दल बदल नई बात नहीं है, लेकिन अक्सर पाला बदलने का सिलसिला सत्ता पक्ष और प्रमुख विपक्षी दल के बीच होता है। पश्चिम बंगाल में फिलहाल टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है। अब कांग्रेस भी इसमें अहम किरदार बनकर उभर रही है और यह आज यहां दिखाई दिया। देखना होगा कि कांग्रेस में बड़े नेताओं के आने से क्या पार्टी को और मजबूती मिलेगी और बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी राज्य में तो कांग्रेस की प्रतिद्वंदी हैं ही, लेकिन इंडिया गठबंधन का साथ वो संसद में देती हैं। दो अलग अलग चीजें हैं यहां पे, इस चीज को जरा अंडरलाइन कर समझने की जरूरत है कि एक तरफ पश्चिम बंगाल की जब हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, यानी कि यहां ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस पार्टी दोनों आमने सामने हैं और विधानसभा चुनाव में भी आमने सामने लड़ेंगी पार्टियां, दोनों पार्टियां। लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बात होती है, संसद के अंदर की बात होती है, संसद में साथ देने किसी बिल पर विरोध करने की बात होती है, तो वहां दोनों दल एक साथ नजर आते हैं। एक दिलचस्प रिलेशन है, रिश्ता है कुछ ऐसे दलों के साथ कांग्रेस पार्टी का। अब इसका कितना लाभ, कितना फायदा मिलता है पश्चिम बंगाल में, यह देखना होगा। तो दोस्तों आज चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस के संग्राम छेड़ने के ऐलान से मोदी परेशान होंगे। मोदी की परेशानी का जिक्र यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी चुनावी मोड में जा चुके हैं, उनकी पार्टी चुनावी मोड में जा चुकी है और इसके बीच अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है तो किसको फायदा होगा। और इससे पहले कांग्रेस जिस संग्राम की बात कर रही है, यानी मनरेगा को लेकर देश भर में संग्राम की बात हो रही है, विकसित भारत में विकास को विनाश कह रही है कांग्रेस पार्टी। अभी आपने सुना था जयराम रमेश की वाणी जो कह रहे थे कि ये विकसित भारत नहीं है, विनाश भारत है। तो इसको लेकर और इस अभियान को लेकर क्या कांग्रेस और मजबूत होगी? क्या कांग्रेस धरातल पर मनरेगा को फिर से वापस लाने में सफल होगी? अगर आप यहां एग्जाम्पल दे रहे हैं 3 काले कृषि कानूनों का, तो क्या इसका हश्र भी वही होगा मनरेगा का जो तीनों कृषि कानूनों का हुआ था? इन सब पे विचार करें। लेकिन उससे पहले एक खबर और देना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरन हैदर, इन तमाम जो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं, इनकी जमानत
की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी महीना भर पहले, आपको याद होगा। उसके बाद अभी 3 दिन पहले आपने ये भी खबर सुन ली होगी कि न्यूयॉर्क के नए मेयर जो हैं जोरहान ममदानी, उन्होंने उनके सहित 8 सांसदों ने चिट्ठी लिखी भारत सरकार को भी कि इनकी जमानत पर सुनवाई होनी चाहिए, मानवाधिकार का हनन हो रहा है। और अब परसों, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई, 2 घंटा पहले, कि परसों यानी सोमवार को जमानत पर फैसला आएगा इन आरोपियों की जमानत पर, जो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं और लगभग 6 साल से जेल में हैं। उमर खालिद सहित मीरन हैदर, गुलफिशा फातिमा, इन तमाम पे, शर्जील इमाम, इन सब पे परसों जो कुछ भी होगा आप तक हम पहुंचाएंगे। आप जानते हैं लाइव कवरेज हम करते हैं, लेकिन आज इस लाइव कवरेज में चलिए शुरुआत करते हैं। और बात ये कि क्या कांग्रेस का क्या है मजबूत प्लान और सड़क की लड़ाई की बड़ी तैयारी कैसे कर बैठी है कांग्रेस पार्टी, यहीं से शुरुआत करते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ हैं। शकील अख्तर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अंशु नेथानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज चतुर्वेदी जी, आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, शुरुआत आपसे ही करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नहीं 2 हो गई, पहले एक हुई 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक नहीं 12 बजे, 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पूरी प्लानिंग सामने आ गई। उसके बाद कि कैसे हम सड़क पर संग्राम छेड़ने जा रहे हैं मनरेगा को वापस लाने के लिए। और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की होती है शाम 4 बजे, जिसमें मौसम नूर की वापसी होती है। कांग्रेस कि क्या है प्लानिंग यहां पे, और यह दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ अपनी मजबूती के लिए कांग्रेस अंदर खाने काम कर रही है। और गुलाम अहमद मीर जो बात कह रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण कह रहे थे कि अभी तो बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं, बहुत लोग आने वाले हैं, बड़े बड़े नेताओं को आप देखेंगे। क्या कुछ है अंदर खाने? देखिए राजा, सबसे बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया कि अब वो गांव-गांव जाएगी। सॉरी, मनरेगा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये गांवों तक पहुंच गया है। गांवों के लोगों को जो कांग्रेस ने गारंटी शुदा रोजगार योजना दी थी, वो मोदी जी ने ख़त्म कर दी है और उसके प्रचार प्रसार में तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, विज्ञापन दिए जा रहे हैं, गांव-गांव में लोगों को बताया जा रहा है, मगर लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इस नई योजना में वो बात नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस ने इस आंदोलन की शुरुआत की है और इसका उन्होंने जो नाम रखा है मनरेगा बचाओ संग्राम, बड़ा नाम रखा है, संग्राम। तो ये जो है 10 जनवरी से 25 फरवरी तक ये आंदोलन है और 25 फरवरी के बाद भी कांग्रेस जो है इसको ख़त्म नहीं करेगी, बल्कि इसका नया दौर जो है आगे शुरू करेगी। देखिए, इसमें जो सबसे ख़ास बात है कि ये 2 दौर में होगा कांग्रेस का आंदोलन, जो आज केसी वेणुगोपाल ने और जयराम रमेश ने बताया कि फर्स्ट में जो है वो 8 जनवरी से पीसीसी मुख्यालय में तैयारी बैठकें होंगी। कांग्रेस ने इसका बहुत बारीक रोड मैप बनाया है ताकि इसमें जो है प्रदेश के नेता, ज़िले के नेता कहीं इधर उधर न हो जाएं, वो इसके मुताबिक सही तरीके से काम करें, एक फ्रेमवर्क बन जाए। तो फर्स्ट में 8 जनवरी को पीसीसी में तैयारी बैठकें होंगी, जिसमें तैयारी होगी, और 10 को जो है प्रचार प्रसार होगा इसका, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी, लोग जाएंगे। और सेकंड फेज में 12 से लेके 29 जनवरी तक जो है ये आंदोलन होगा। तो ये जो आंदोलन है अपने आप में गांव के लोगों को ये बताने का है कि तुमने क्या खोया है, तुम्हें कांग्रेस ने, यूपीए सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने क्या दिया था, और मोदी जी जो है किस तरह से आपको बरगला रहे हैं, आपके सामने झूठे वादे कर रहे हैं, जो कि इस पुरानी योजना के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो ये जो है इसकी बड़ी ख़ास बातें हैं। तो इसमें जो हमने बताया 2 चरण के बाद में जो है 31 जनवरी से, फिर सेकंड में जो बताया हमने 12 से 29 जनवरी, और तीसरे में ज़िला स्तर पे धरने दिए जाएंगे, कलेक्टर के सामने, कमिश्नर के सामने, राज्य विधानसभाओं का घेराव, राजभवनों का घेराव, और जो है बड़ी रैलियां की जाएंगी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि 4 बड़ी रैलियां कांग्रेस ने प्लान की हैं 16 से 25 फरवरी तक, जो
4 देश के इलाकों में होंगी। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कांग्रेस इसके ज़रिए बताने की कोशिश कर रही है कि हम इसको लेके कितने गंभीर हैं। दूसरी बात जो आपने कही पश्चिम बंगाल की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। गनी खान चौधरी हाल में कांग्रेस का एक चेहरा रहे और अल्पसंख्यकों में सबसे बड़े चेहरों में से एक रहे वो। उनके परिवार की मौसम नूर का आना जो है कांग्रेस को निश्चित ही रूप से भरपाई देगा जो चौधरी के इधर उधर जाने से हो रही है। अधीर रंजन चौधरी लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम दे रहे हैं जिससे संदेश जा रहा है कि वो कुछ नया फैसला ले सकते हैं। कांग्रेस ने, पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने कहा भी है कि अधीर रंजन चौधरी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं या जो कार्यक्रम दे रहे हैं उससे पार्टी का कोई संबंध नहीं है। तो मौसम नूर राज्यसभा से भी इस्तीफा दे देंगी। राज्यसभा में उनका कार्यकाल अगले साल ही ख़त्म होने वाला है। जो द्विवार्षिक चुनाव है अप्रैल में, उसमें जो बहुत सारे लोगों का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है इसी साल 2026 में 2026 में जी 2026 में जी अप्रैल 2026 में जी, जो हर 2 साल बाद चुनाव होते हैं। 2020 में बनी थी वो राज्यसभा, तो ख़त्म होने वाला है। तो निश्चित ही रूप से पश्चिम बंगाल की लड़ाई दिलचस्प हो रही है और सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि जो 3 बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी के खिलाफ वो क्या करती हैं, कैसे करती हैं। तृणमूल कांग्रेस तो है ही, ममता बनर्जी। कांग्रेस और लेफ्ट कौन किसके वोट काटेगा, कहाँ क्या समीकरण होंगे, मौसम नूर के आने का मतलब क्या होगा, अल्पसंख्यक वोटों पे क्या होगा। तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट और दिलचस्प चीज़ें होंगी। और जो अभी आपने बताया वो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि मौसम नूर ने जो फैसला किया है कि केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी और राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी जिसमें वो थी, उन दोनों से हालांकि हट के उस पार्टी को ज्वाइन कर रही है वो, जिसका वहाँ विधानसभा में एक भी सदस्य नहीं है। इसका मतलब वो लंबी लड़ाई के लिए, बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हैं और कांग्रेस भी जो है वहाँ लंबी और बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रही है। अध्यक्ष पीसीसी का भी एक मुद्दा है वहाँ पे, लेकिन वह सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या वहाँ कांग्रेस अकेले चुनाव में जाएगी, लेफ्ट के साथ गठबंधन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, और ममता बनर्जी जो है किस तरह से इस लड़ाई को लड़ने जा रही हैं। ममता बनर्जी मोदी जी के प्रति बहुत सख्त रवैया दिखा रही हैं अभी, ख़ास तौर से उनके भतीजे एक नए स्टार कैंपेनर के तौर पे अभिषेक उभर के सामने आए हैं। वो इससे पहले कभी इस तरह से तेवरों में नहीं दिखे, जिस तरह से वो चुनाव आयोग को लगातार चैलेंज कर रहे हैं, तो वो एक नई बात है। उसे इस तरह भी देखा जा रहा है कि वो उत्तराधिकारी के तौर पे अपने आप को पूरी तरह ममता बनर्जी के तैयार कर रहे हैं। खैर वो सारी अलग बातें हैं, लेकिन हमारे ख्याल में जो आज का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट मन को लेके आंदोलन रूपरेखा बनाना, उसे जारी करना है। कांग्रेस ने ये काम करके वो संदेश दिया है कि जिस तरह उसने मनरेगा खत्म करने पे लड़ी है वो उसी को आगे ले जाएगी। जी नेटवर्क डाउन हो रहा है आपका। जी वो आगे ले जाएगी। आ रही है आवाज? जी हेलो, आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, वो बीच बीच में कटती है आवाज। एक्चुअली नेटवर्क बीच बीच में डाउन आप जाता है। जी जी प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। तो बात करें कि जी 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 हाँ, प्लीज। तो कांग्रेस जो है उसने यही बात बताया है कि हमने जिस तरह से संसद में इस लड़ाई को लड़ी है उसको हम गांव गांव तक ले जाएंगे, जिसे मुहावरे की भाषा में या आजकल कहते हैं कि सड़क पर। और आरोप लगाने वाले तो लगाते ही रहते हैं, कहते हैं कि सड़क पे नहीं आती है कांग्रेस। पता नहीं सड़क से उनका अभिप्राय क्या होता है। राहुल ने 2 बड़ी देशव्यापी यात्राएं की, भारत जोड़ो यात्राएं की, अभी बिहार में यात्रा की, हमेशा सड़क पे दिखते हैं, हाथरस में हर जगह गए वो, लेकिन अभी कई धरने प्रदर्शन दिए, गिरफ्तार हुए। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन खैर कांग्रेस का एक अच्छा बात यह है कि आरोप वगैरह अपनी जगह है कि वो इन सब का ज़्यादा लोड नहीं लेती है कि आलोचनाएं क्या हो रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, और अपना काम करती है।
जो बात अभी जयराम ने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह 3 काले कृषि कानून वापस लिए थे, इस तरह की चीजें कार्यकर्ताओं में उत्साह भरती है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक नया जोश आता है। 3 काले कानून वापस लिए, उसी तरह मोदी जी को ये जो है मनरेगा को वापस लाना पड़ेगा और अपनी नई योजना को उन्हें रद्द करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी बात है और ये हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गांव में जो विरोध शुरू हो रहा है तो वो खबर केंद्र सरकार को भी मिलेगी और केंद्र सरकार की या मोदी जी की पूरी राजनीति सिर्फ एक बात पे टिकी है, चुनाव चुनाव और चुनाव, चुनाव जीतना। और जहां उन्हें मालूम पड़ता है, जैसे किसान आंदोलन में मालूम पड़ा था कि ये बहुत ही नुकसान होने वाला है, ये बहुत ही उल्टा पड़ने वाला है, तो फौरन वापस ले लेते हैं। तो ये भी हो सकता है वो वापस ले ले, लेकिन सब कुछ डिपेंड इस पर करेगा कि जनता किस तरह से उठ के खड़ी होती है, गांव के लोग किस तरह से कांग्रेस का इस मामले में साथ देते हैं और दूसरे विपक्ष के दल, जैसे यूपी में जाएंगे तो सपा, बिहार में जाएंगे तो वहाँ आरजेडी, या दूसरे तमाम राज्यों में, पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो वहाँ टीएमसी, ये लोग किस तरह से आगे आते हैं। अगर सारा विपक्ष इस मुद्दे पे एकजुट हो जाएगा तो निश्चित ही रूप से मनरेगा की वापसी हो जाएगी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से मनरेगा की वापसी होगी, लेकिन क्या कांग्रेस इस आंदोलन को वहां तक पहुंचा पाएगी, एक बड़ा सवाल है। आप अभी पूरी लिस्ट बता रहे थे कि कब कब क्या क्या होना है, और यानी कांग्रेस पूरी तैयारी तो कर रही है, और ये तैयारी उस समय है जब 5 राज्यों में इलेक्शन की तैयारियां भी होंगी। तो 5 राज्यों में इलेक्शन की तैयारियों के बीच, या ये क्या इलेक्शन के हिसाब से पूरा का पूरा प्लान बनाया गया है, जरा इस चीज को थोड़ा और डिकोड करने की कोशिश करते हैं प्रशांत टंडन जी आपके जरिए। कैसे देखते हैं प्रशांत जी? मैं यहां साफ साफ जो बात रखने की कोशिश कर रहा हूं यही कि आप मनरेगा को पुनर्स्थापित करने की लड़ाई, एक संग्राम छेड़ने जा रहे हैं। इसी बीच आपको एक संग्राम यह भी छेड़ना है कि 5 राज्य में से एक राज्य, 2 राज्य प्रमुख रूप से, एक केरल जहां आमने सामने की लड़ाई आपकी होनी है, कांग्रेस यानी सीधे सीधे यूडीएफ और एलडीएफ की लड़ाई है वहां पे, और दूसरी लड़ाई जो सीधे आमने सामने की लड़ाई है वो असम की है। केरल और असम जहां कांग्रेस की वापसी हो सकती है। संग्राम छेड़ना हो तो आप वहां जिस नरेंद्र मोदी के सामने आप खड़े हैं, अमित शाह जो 3 दिन ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में लगा के आए हैं, उनके सामने खड़े हैं, तो कांग्रेस की तैयारियां चुनाव जीतने की कितनी है? एक दूसरी चीज, चुनाव जीतना और सैद्धांतिक रूप से सिद्धांतवादी राजनीति करना, दोनों में फर्क है। और इस फर्क को क्या कांग्रेस इन अपने, ये जो अभी शकील जी बता रहे थे, जो उनकी रूपरेखा है, पूरी प्लानिंग है, उस हिसाब से क्या कांग्रेस इन दोनों को एक साथ एक पटरी पर लाती हुई दिखाई देती है? प्रशांत टंडन जी। कांग्रेस की जो ये आंदोलन की टाइमलाइन है वो बहुत सोच समझ के लगता बनाई गई है। उसके 2 प्रमुख कारण हैं। एक, आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से आपने महसूस किया होगा कि नरेंद्र मोदी का जो कॉर्पोरेट प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो डिरेल हो गई है, और 4 बहुत ही साफ एग्जाम्पल दिखाई देते हैं। अभी जो चल रहा है इंदौर में गंदा पानी पीने से, सीवेज का पानी पाइपलाइन में आने से 10-12 लोगों की मौत हो गई, और उसको लेकर किस तरीके से बीजेपी वहां पे और उनकी सरकार एक्सपोज हुई, मीडिया से झगड़ा भी हो गया। उसके बाद आप देखिए, उसके पहले वो अरावली, किस तरह सरकार को विवश होना पड़ा यूटर्न लेने पर, जो कि हेडलाइन मैनेजमेंट करते थे कि कोई ऐसे घटना आए तो हिंदू मुसलमान कर दो। तीसरा, आप देखिए दिल्ली का पोल्यूशन, उसको लेकर गुस्सा बरकरार है, उसमें भी धरने प्रदर्शन भी हो गए। और चौथा, कुलदीप सिंह सेंगर के मामले पे, उन्नाव रेप के मामले पे कैसे सरकार को यूटर्न लेना पड़ा। ये चारों चीजें वो बता रही हैं कि बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो डिरेल हो गया, वो काम नहीं कर रहा है जैसे वो काम करता था अभी तक। अब ऐसे में अगर कांग्रेस आंदोलन करेगी तो कांग्रेस को जाहिर सी बात है कि उनको उसका फायदा मिलेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि अब से कुछ ही सप्ताह के भीतर जब ये आंदोलन चल रहा होगा, यानी मार्च के महीना आते आते
रबी के फसल की कटाई का सीजन आ जाएगा, यानी गेहूं की कटाई का सीजन आ जाएगा, और उस वक्त डिमांड आती है, और उस वक्त ही मनरेगा का जो एब्सेंस है उसके पहले और अभी वो दिखाई देगा। पहले तो एश्योर्ड एक गारंटी रोजगार मिलता था, और वो अभी से मिलना बंद हो गया। और फसल के समय जो मजदूर बार्गेन करता था, कलेक्टिव बार्गेनिंग थी, उसको ज़्यादा पैसे मिलते थे क्योंकि मनरेगा चल रहा था, वो पैसे अब नहीं मिलेंगे। अब वो जो उस दौरान कोई प्रोजेक्ट भी नहीं आएगा फसल की कटाई के दौरान, ये नए कानून में है। तो मनरेगा का एब्सेंस जो है वो दिखाई देगा कि मार्च के महीने में जब फसल की कटाई होगी उस वक्त जो इनका जी राम जी उसका प्रोजेक्ट नहीं आएगा, तो मजदूर को मनमानी पर काम करना पड़ेगा मजबूरन, और उस वक्त कोई प्रोजेक्ट भी नहीं आएगा, उसके पहले से ही बंद होगा। तो ये पूरा एक जो है एक वैक्यूम जो है वो रहेगा, और उस वक्त कांग्रेस का ये आंदोलन होगा। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को कांग्रेस की बात समझ में आएगी, उसकी हकीकत दिखाई देगी कि कांग्रेस जो कह रही है वो वास्तव में हो रहा है कि उनको काम मिलना बंद हो गया है और उनको मजदूरी भी नहीं मिल रही है। तो इसलिए इसका टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो टाइमिंग से बीजेपी को नुकसान तो होगा और कांग्रेस को फायदा ये होगा यहाँ पे कि देखिए लंबे समय से कांग्रेस बहुत सारे सामाजिक समूहों का आधार जो है उसमें कमी आई है, वो वापस रीगेन करने में वो उसको मदद मिलेगी। मनरेगा के बारे में हमको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि 2009 की यूपीए की सरकार मनरेगा की वजह से लौटी थी जी। इतना इम्पैक्ट उसका था, और वो इम्पैक्ट अब दोबारा क्रिएट होगा जब वो मनरेगा गायब हो जाएगा। कोई सुविधा मिलती रहे और वो अचानक से कट जाए तब उसकी कमी खलती है, और वो खासकर अब जो फसल का समय आ रहा है वो उसके असर को, कांग्रेस के असर को, आंदोलन को बढ़ाएगा, और क्योंकि उस वक्त काम नहीं आएगा मनरेगा, या जो जी राम जी वो बंद रहेगा। जी राजी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये वो समय, इसलिए ये समझना है ज़रूरी। जरा अंशु जी आपके पास, फिर पंकज जी आपके पास आता हूँ। और अंशु जी, इसको आप कैसे देखती हैं? क्या चुनाव का वक्त थोड़ा सा इसको, और जैसे अभी प्रशांत जी ने एलोबरेट किया है, चुनाव का वक्त और एक क्या यहाँ इसको दूसरे ढंग से देखा जाए, अगर प्रशांत जी जो बात कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये देखा जाए कि जैसे, और यहाँ पर 3 काले कानूनों, कृषि कानूनों का जिक्र भी आ रहा है, और कृषि की बात आ रही है तो मनरेगा की बात भी आएगी, गांव-गांव की बात आएगी। और इसलिए क्या कांग्रेस पार्टी ने इसको अपने एक अच्छे हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का सोच लिया है? कांग्रेस ने ये सोच लिया है कि इसके जरिए हम पुनर्जीवित हो सकते हैं, गांव-गांव तक मजबूत हो सकते हैं, ये प्लानिंग है। और इसमें असम हो या पश्चिम बंगाल हो, केरल हो या तमिलनाडु पुदुचेरी हो, इन राज्यों में इसका असर हो सकता है। क्या इस हिसाब से देखा जाए? कांग्रेस की प्लानिंग को थोड़ा और एलोबरेट कीजिए। मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है कि वो मनरेगा की इस बात को पूरे देश भर में ले जाएं, और जिस बारीकी से ये प्लान तैयार किया गया है, पहले ही चरण में 45 दिन की ये अगर कहा जाए चरणबद्ध योजना है, जिसमें बहुत सारे प्लान शामिल हैं, जिसमें धरना भी है, 11 तारीख को 1 दिन का उपवास भी है, और जिले से लेकर ब्लॉक लेवल से लेकर पंचायत तक की पहुंचने की बात की जा रही है पूरे देश भर में। और आप ये समझिए कि कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है अपने संगठन को मजबूत करने का जमीनी स्तर पे, क्योंकि कांग्रेस जो है अभी इस बड़ी समस्या से भी जूझ रही है कि जो उसका संगठन है वो गांव-गांव तक, गली-गली तक, मोहल्ले-मोहल्ले तक जिस तरीके से पहले हुआ करता था, चाहे सेवा दल के लोग हुआ करते थे या एक संगठित और डेडिकेटेड कार्यकर्ता हुआ करते थे, वो थोड़ा कमजोर हुआ था, और सोफिस्टिकेटेड नेताओं की भीड़ ज्यादा शामिल हो गई थी, क्योंकि लंबे समय तक शासन सत्ता में बने रहे थे, और उस वजह से शायद जो सड़कों की लड़ाई है वो कम हुई थी। लेकिन अब जो 11 वर्ष से सत्ता से बाहर हैं,
तो कांग्रेस ने इसको एक समझा है कि सड़कों की लड़ाई, गांव-गांव तक जाने की लड़ाई और अपने संगठन को पुनर्जीवित करने की लड़ाई, ये सबसे बड़ी लड़ाई है। और मनरेगा उसमें उनके लिए बहुत बड़ा हथियार बनेगा, क्योंकि मनरेगा कांग्रेस की एक फ्लैगशिप ये प्रोग्राम था। और मनरेगा एक ऐसा प्रोग्राम था जिसने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि जो भारत सरकार की उस वक्त की नीति थी उसको पूरे देश विदेश में पहचान दिलाई थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ख्याति मिली थी। और अब ये प्रोग्राम जिसे कहा जाए बिल्कुल ही शत विकसित और इसे खंड खंड कर दिया गया है बीजेपी सरकार द्वारा। जयराम रमेश आज जिस तरह से बोल ही रहे थे वो बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि ये पूरा विनाश कर दिया गया है इस योजना का। ये योजना में अब गारंटी कुछ रही नहीं, काम का अधिकार कुछ रहा नहीं, केवल जो केंद्र सरकार है उसकी मेहरबानी पर है। और उसमें उन्होंने एक और बात कही जो बाकी वक्ताओं ने शायद मिस कर दी है, कि उन्होंने कहा कि हम इसके लिए लीगल एक्शन भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे देश का एक फेडरल खांचा है, जो एक संविधान में जो एक फेडरलिज्म की जो चीज है उसको भी बिल्कुल अनदेखा किया गया है। क्योंकि इस कानून को बदलने से पहले जिसमें एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर स्टेट्स हैं, आपने उनके ऊपर डाल दी इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा आपने दे उनके ऊपर डाल दिया, लेकिन आपने उनसे कोई कंसल्टेशन ही नहीं किया है। ये बिल्कुल गलत है। अगर इसको संवैधानिक रूप से चैलेंज किया जाएगा तो ये लीगली एक पॉइंट बनता है। और उन्होंने कहा है कि हम लीगल वे में भी इसकी लड़ाई को लड़ेंगे कि राज्यों से कंसल्ट क्यों नहीं किया गया। जो राज्य इतने कर्ज में डूबे हुए हैं तो वो कैसे इस को चलाएंगे इस योजना को। तो जाहिर सी बात है कि योजना को तो मारना ही है और इसमें आम जनता, गरीब जनता मारी जाएगी। तो मनरेगा न सिर्फ एक गरीबों की, दलितों की, वंचितों की, कामगारों के लिए एक लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी, कांग्रेस अपने लिए भी इस लड़ाई को लड़ेगी कि वो अपने संगठन को मजबूती दे सकेगी। गांव-गांव, गली-गली, पंचायत, ब्लॉक, हर लेवल तक, जिला स्तर तक पहुंचेगी। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण मौका है कि वो अपने संगठन को मजबूत करे और उस माइक्रो लेवल तक फिर से अपनी संगठन की जड़ों को ले जाए। इसमें एक बहुत अच्छी बात कही जयराम रमेश जी ने कि सभी जितने भी जिला अध्यक्ष और जितने भी ये वहां नेता होंगे पंचायत स्तर तक भी, उनको भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी द्वारा लिखे हुए पत्र भेजे जाएंगे कि इस संघर्ष और आंदोलन को कैसे चलाना है। आप समझिए कैसे कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात है, यानी कार्यकर्ताओं से जुड़ा जाएगा, उनसे संवाद होगा और ये दो तरफा होगा। जब पार्टी के इतने बड़े नेताओं की चिट्ठी एक लोकल स्तर तक जाएगी, पंचायत नेताओं तक जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेताओं तक जाएगी, समझिए कि कितना उससे आप मोबिलाइजेशन करेंगे। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और फिर से एक उनके अंदर संचार होगा। और शायद यही वजह है कि जयराम रमेश ने इसको संग्राम नाम दिया, कोई आंदोलन नाम नहीं दिया, कोई जन आंदोलन या कोई अभियान इसको नाम नहीं दिया, उन्होंने संग्राम नाम दिया। तो ये संग्राम न केवल मनरेगा को वापस लाने का संग्राम है, न केवल सरकार को चिताने का ये संग्राम है, लेकिन ये सोई हुई और कहा जाए कि एक कमजोर हुई कांग्रेस के अंदर नई जान फूंकने का अभियान है। और अभी ये बहुत अच्छा मौका है। आपने चुनावों की बात कही, तो चुनावों को लेकर तो ये तैयारी है ही, लेकिन इसके इतर पूरे देश भर में जो एक बीजेपी विरोधी माहौल बन रहा है, क्योंकि इस कोई पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं हम देखते हैं, जैसे चाहे कुलदीप सेंगर का मसला रहा हो, अरावली का मसला रहा हो, जिसमें जन आंदोलनों के बाद सुप्रीम कोर्ट को वो आदेश वापस लेने पड़े। तो आप सोचिए पब्लिक ओपिनियन बन रहा है इन लोगों के खिलाफ। या जैसे अभी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला आया है, वहां पर इतना बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है, वहां पे बीजेपी के कहीं एमएलए और नेताओं ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं अपने ही सरकार के विरोध में कि आप इतना इसको क्यों ढक रहे हैं, क्यों छिपा रहे हैं, सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो रेशियल अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर अटैक हुआ है, जिस तरह से वो एंजल चकमा को मारा गया, या फिर क्रिसमस के दौरान ईसाइयों पर हमले हुए, ये पूरी तरीके से देश भर में बीजेपी सरकार को लेकर एक खींच या एक जिसे कहना चाहिए कि एक परेशानी और एक थकान और उबन और एक बहुत
ऐसा माहौल तैयार हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि ये हमारी सरकार किस तरीके का काम कर रही है, जहां भी कुछ गलत हो रहा है उसको रोक नहीं रही, बल्कि गलत करने वालों को बचा रही है, छुपा रही है और सही चीज का साथ नहीं दे रही। तो अंदर ही अंदर ये कहीं ज्वाल उभर रहा है और ये चीजें उबल रही हैं। अब जो हम देख रहे हैं कि सड़कों पे, जैसे कि अरावली के विरोध में जेनजी भी हमको नजर आता है जयपुर की सड़कों पर, या हम देख रहे हैं अभी उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी की मौत पर आम लोग, महिलाएं, साधारण लोग निकल रहे हैं। जब इतनी सर्दी भरी रातें थी, वहां पर मशाल जुलूस निकाले जा रहे थे। तो ये मूड भी समझ रही है कांग्रेस, और इस मूड को समझते हुए कि 2026 में मैं कहूंगी कि ये बहुत बड़ा जन आंदोलन और क्रांति का भी साल हो सकता है, और कांग्रेस को अगर इसमें अग्रणी रहना है तो उसको ये चूकना नहीं है मौका, और इसके लिए उसे अपने संगठन को मजबूत करना है। मनरेगा उनके लिए एक बड़ा मौका है कि सही बात कही कि जिस तरीके से आंदोलन तैयार हुआ था और फार्म लॉज को वापस लेना पड़ा था सरकार को, तो मनरेगा भी उस तरीके से वापस सरकार को लेना पड़ेगा। भले इसमें समय लग सकता हो, लेकिन यहाँ लीड लेनी है कांग्रेस को, और कांग्रेस ने लीड ले रही है। और आप देखिए कि कांग्रेस चारों तरफ से घेराबंदी कर रही है। सिर्फ ना ये 45 दिनों के कार्यक्रम का शेड्यूल बनाया है, अभी कुछ दिन पहले जानकारी हुई कि रचनात्मक कांग्रेस का भी एक पुनर्गठन किया गया है, संदीप दीक्षित को जिसका हेड बनाया गया है। तो कई स्तरों पर सिविल सोसाइटीज को लेकर और जितने प्रबुद्ध वर्ग हैं उन सबका साथ लेकर, सहयोग लेकर एक पॉजिटिव राजनीति चलाने की भी, और ये पॉजिटिव चीजें चलाने की भी तैयारी कांग्रेस कर रही है, जिसमें इंटेलेक्चुअल शामिल हैं। क्योंकि एक माहौल बन गया है देश में कि देश में जो चीजें हो रही हैं वो बहुत ही हमारे लोकतांत्रिक जो हमारी बुनियाद है उसके खिलाफ हो रही हैं। रेशियल अटैक्स हो रहे हैं, सेकुलरिज्म के खिलाफ चीजें हो रही हैं, और ये सरकार अपनी साख हो रही है और विदेश में भी अपना नाम डुबो रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सभी ये चीजों ये हो रही हैं, तो ये जो एक माहौल बन रहा है, इस माहौल के साथ अभी कांग्रेस को पूरा जेल करते हुए, इस चीजों को समझते हुए अगर वो ये आंदोलन करती है और सिर्फ 45 दिनों का नहीं, इसको लंबा चलाती है, तो न केवल एक राजनीतिक रूप से, न केवल चुनावी फायदा होगा, बल्कि जो बीजेपी का एक इतना जिसे कहा जाए कि एक जो पतन की तरफ धीरे धीरे जा रही है, उसके लिए एक सशक्त दल लोगों के साथ अगर खड़ा होता है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन और एक बहुत बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि न्यूयॉर्क टाइम्स आरएसएस के खिलाफ उसका पूरा पोल खोलता हुआ एक लेख लिखता है अपने फ्रंट पेज पर, और किस तरह से बीजेपी आरएसएस पोषित है और किस तरह से सारा एजेंडा थोपा जा रहा है, इसका वो पूरा बखिया उधेड़ता है। तो आप सोचिए कि इंटरनेशनल लेवल पर ये चीजें किस तरह से जा रही हैं और किस तरह से ये दो तरफा चीजें करती है ये सरकार। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आज ही एक किसी कार्यक्रम में बोल रहे थे, वो बौद्ध धर्म के कार्यक्रम में, कि बौद्ध धर्म के जो भगवान बुद्ध के भग्नावशेष है, उनके अवशेष है, उनको बहुत सारे देशों में ले जाया गया, और वो बौद्ध धर्म से अपना जुड़ाव भी बता रहे थे, उसकी खासियत बता रहे थे कि सारनाथ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, किस तरह वो बौद्ध धर्म का सम्मान करते हैं। वो तो ये भी कह रहे थे कि जहाँ उनका जन्म हुआ है, उनका खैर जुड़ाव तो हर चीज से हो ही जाता है, तो बौद्ध धर्म से भी आज उन्होंने अपना जुड़ाव बताया उस कार्यक्रम के दौरान, और उन्होंने कहा कि हमारे वडनगर में तो बहुत ये बौद्ध धर्म के केंद्र थे और मैं बहुत करीबी महसूस करता हूँ। लेकिन आप ये देखिए, ये बातें कहने की और दिखाने की और करने की कुछ और होती है। बौद्ध धर्म के साथ देने की बात उन्होंने की, लेकिन वही बौद्ध धर्म के अनुयायियों जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनके खिलाफ उनके चेले चपाटे और उनके अनुयायी किस तरीके से रेशियल अटैक्स कर रहे हैं, कैसे एंजल चकमा जो बौद्ध धर्म के हैं उनको अटैक करके मार दिया जाता है। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, वो अगर वो सच में बौद्ध धर्म के जो सत्य, अहिंसा और करुणा के इन सारे मैसेजेस को वो महसूस करते या अपने अनुयायियों को बताना चाहते, तो क्या उनके अनुयायी ये कर रहे होते? या जैसे वो क्रिसमस पर जाते हैं चर्च में और आशीर्वाद लेते हैं और ईसाई धर्म की अच्छी बातों का जिक्र करते हैं, और उस वक्त जो उनके पार्टी के मानने वाले हैं और समर्थक है वो जाकर चर्चेज में और सारे दूसरी जगह जाकर ईसाइयों पर हमले कर रहे हैं, उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। तो ये आरएसएस का दोहरा चरित्र है, चाल है, चेहरा है, जो बीजेपी पूरी तरीके से उसका ही रिप्रेजेंटेशन करती है कि कहने की बातें कुछ और की जाएं, अपने आप को दिखाया कुछ और जाए, लेकिन वास्तविक रूप क्या है
विभाजनकारी नीतियों का है, फासिस्ट नीतियों का है, देश भर को एक रंग में, एक भाषा में, एक धर्म में, एक खान पान में रंगने का है, और इसे हमारा देश स्वीकार नहीं करेगा। ये आवाजें मुखर होने लगी हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जब चकमा जो है छात्र, उनकी मृत्यु होने के बाद नॉर्थ ईस्ट के बहुत से छात्र नेता ये कहते हैं कि आप हमें सम्मान नहीं दे सकते, हम प्राउड इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हम विदेशी नहीं है, हम चाइनीज नहीं है, हम नेपाली नहीं है। अगर आप हमें अपने साथ शामिल नहीं करना चाहते तो हमें निकाल दीजिए आप। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी विभाजनकारी बात हो चुकी है ये। आपको क्या लग रहा है चाइना चुप रहेगा, जो सब हमेशा अरुणाचल को लेकर आंख गड़ाए पे रहता है? या जिस तरीके से लद्दाख में जो चीजें हैं, जिस तरीके से आपने सलाखों के पीछे डाल दिया है सोनम वांगचुक को, तो देश ये सारी चीजें देख रहा है। एक वातावरण तैयार हो रहा है इनके खिलाफ, एक नफरत का, एक गुस्से का, कि आप समाज को, देश को एक सभ्यता के रूप में, एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में किस कटुता, वैमनस्यता और किस नफरत की तरफ आपने धकेल दिया है। लोग इसे महसूस कर रहे हैं, और कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा मौका है कि वो जो अपने फंडामेंटल उनकी सोच है, सेक्युलरिज्म, अल्पसंख्यकों के लिए काम करना, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए, जो भी हाशिए के लोग हैं जिनके साथ आज अन्याय हो रहा है, मनरेगा को साथ में लेते हुए, क्योंकि गरीबों की योजना है मनरेगा, अमीरों की तो है नहीं, और गरीबों के ही पेट पर लात मारी जा रही है। तो ये एक, मैं कहूंगी कि बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ, बहुत अच्छी योजनाबद्ध तरीके के साथ कांग्रेस इसमें चल रही है, और इसको अगर वो अच्छे से इम्प्लीमेंट करती है, वास्तव में अपने गांव-गांव तक, पंचायत लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक, गली मोहल्ले लेवल तक पहुंचकर एक गैल्वेनाइज कर पाती है, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ पाती है, बड़ा जन आंदोलन बना पाती है, अपने संगठन को मजबूत करते हुए, तो मुझे लगता है ये गोल्डन चांस है। और अभी जो एक नेगेटिव वातावरण और एक नकारात्मक वातावरण जो इस प्रेजेंट सरकार के सत्ता के विरोध में लोगों के, आम जनता के मन में तैयार हो रहा है, अगर उसका भी फायदा लेती है, उसको भी साथ मिलाती है, तो कांग्रेस मुझे लगता है बहुत लीड ले सकती है, और वो कर रही है, और इसको प्लान्ड वे में कर रही है, इंटेलेक्चुअल एक तरीके में कर रही है, और एक बौद्धिक तरीके से कर रही है। वो जानती है कि रैटोरिक अब जनता को नहीं चाहिए, बेकार के नारे नहीं चाहिए, उनको सही एक तथ्यात्मक चीजों के ऊपर जो है वो बातें चाहिए कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो साफ जाहिर करती हैं कि कांग्रेस अब जो है वो एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रही है, और जनता का समर्थन भी लेगी, और इन सारे मुद्दों को साथ लेके चलती है, तो बहुत आगे तक जा सकती है अगर इसको प्लान वे में चलती है, ये कहना चाहती हूँ। जी जी जी, पंकज जी, आप इस पूरे मसले को, कांग्रेस की रणनीति, क्या आपको भी लगता है कि ये बिल्कुल सही रणनीति है? चुनाव से पहले मनरेगा एक बहुत शानदार हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें दोनों साइड से कमजोर पड़ी जो कांग्रेस है वो मजबूत हो पाए। क्या आपको लगता है ऐसा? राजीव जी, ये हमको देखना होगा कि कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट बैंक रहा है वो ग्रामीण वोट बैंक रहा है। शहर में प्राय पहले से ही कांग्रेस कभी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करती रही है। लगभग ग्लोबलाइजेशन के बाद में, जब से तो 1990 के बाद से देखें तो ये एक स्थिति रही है, क्योंकि जो इस देश का मध्य वर्ग है वो तो अभी आपने देख लिया, 1 जनवरी को महाकाल से लेकर कैंची धाम तक जो भीड़ लगाए हुए था, उसको कोई मतलब नहीं है कि मनरेगा में क्या हो रहा है और वोट चोरी का क्या हो रहा है। देखिए, कांग्रेस की अभी तक की जो दिक्कतें जो पिछले कुछ सालों में मैंने महसूस की वो ये कि कांग्रेस किसी मुद्दे को जोर शोर से उठाती है, लेकिन उसके साथ में सततता से, कंटिन्यूटी से काम नहीं कर पाती है। लेकिन वोट चोरी का जो मुद्दा, चुनाव सुधार का जो मुद्दा है, कांग्रेस जिस तरीके से लगातार 2 साल से उसको नए नए तरीके से प्रस्तुत कर रही है, ये जो प्रयोग है ये मूल रूप से अर्ध शहरी, शहरी पढ़े लिखे लोगों को एड्रेस करने वाला एक मुद्दा है, और धीमे धीमे इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब चूंकि क्या है कि ग्रामीण स्तर पर ये बात है कि वोट चोरी का तकनीकी मुद्दा बहुत ज्यादा एड्रेस नहीं कर पा रहा था। जब हम देखते हैं कि मनरेगा जब बना था तो बहुत सारी सिविल सोसाइटी, एनजीओ जो लोगों की सलाह और उनकी योजना के अंतर्गत बना था, और जब इस मनरेगा को
खत्म करके जीजी राम जी किया गया है। उसके बाद जो कांग्रेस ने जो अपनी रणनीति बनाई है उसके अंदर उसी तरीके के जो गैर सरकारी संगठन है उनके साथ में बहुत अच्छी नेटवर्किंग के साथ में काम किया जा रहा है। वो एक अलग मसला है कि कुछ नेटवर्किंग के लोग जल्दी राज्यसभा में आना चाहते हैं, उसको भी ज्यादा उछल कूद करेंगे, वो एक बहुत अलग मसला है, वो कांग्रेस में हर समय चलता रहा। लेकिन यह बात तय है कि गैर सरकारी संगठनों के प्रयोग से जो गांव का फुट शोल्डर था, गांव के फुट सोल्जर के पास में, कांग्रेस के पास में कोई भी अभी तक ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा था जिसपे वो बात कर सके। बहुत छोटे छोटे मुद्दे होते थे कि खाद वितरण का हो गया या फसल बीमा का हो गया, वो टेम्परेरी फेस पे होते थे, कोई घटना हुई, हमने प्रदर्शन किया और उसके बाद में तदर्थ बाद में मुद्दा चला गया। लेकिन सतत ये जो मुद्दा है, देखिए जो प्रशांत जी बोल रहे थे, प्रशांत जी को मैं एक चीज बताऊं कि मनरेगा की गैर मौजूदगी और कमजोर होने के बाद में इस बार दिवाली के ठीक बाद से गांव से पलायन शुरू हो गया है। मेरे बुंदेलखंड इलाके में देखता हूं पलायन तेजी से शुरू हो गया है शहरों की और लेबर्स का। ये जो लेबर का होता क्या था कि जो ये कूल पीरियड होता है इसमें मनरेगा से उन लेबर्स का काम चलता रहता था, लेकिन बहुत सारे राज्यों में मनरेगा के भुगतान नहीं हुए, कहीं पे जॉब कार्ड्स नहीं बने। जब उन्होंने देखा सरकार योजनाओं कमजोर कर रही है तो ग्राउंड लेवल पर वो योजना कई महीनों से ठप थी और उसका असर है कि लेबर का पलायन शुरू हो गया है और शहरों की ओर शुरू हो गया। इसलिए जब रबी की फसल कटेगी गांव में लेबर को लेकर एक बड़ी समस्या खड़ी होगी और ये वो समय है जब कांग्रेस का यदि आंदोलन चलता है तो जो छोटे और मध्यम किसान है जो सीधे मजदूर के ऊपर डिपेंड है उनको भी ये बात कन्विंस करेगी कि मनरेगा उनके लिए क्या काम की थी। गांव में छोटी छोटी दुकान करने वाले लोग जिनकी रोज की बिक्री इसलिए हो जाती थी कि मनरेगा से एक घर में 3 लेबर काम करे, कुछ नगद पैसा आता था, वो सभी लोग इस यदि अच्छा आंदोलन प्लान जिस तरीके से किया गया है तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको बताऊं पिछले 10 दिन में हरियाणा और पंजाब के कई किसान संगठन जो जन संगठन है वो अपने अपने जिलों में इस जीजी राम जी के विरोध में ज्ञापन दे चुके हैं और बहुत पुष्ट जानकारी है कि जितने किसान संगठन थे जो लोगों ने 3 कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन किया था वो लगभग सभी किसान संगठन मनरेगा को समाप्त करने के पक्ष में होने वाले जन आंदोलन में साथ रहेंगे। तो एक ये महत्वपूर्ण चीज है, ये डिपेंड करता है कांग्रेस पे कि उसकी प्रचार सामग्री किस तरीके की हो, किस तरीके से लोगों को कन्विंस कर सके। जिला स्तर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी उसके अंदर कौन सा कंटेंट डेवलप किया जाए, किस तरीके से मल्टीमीडिया और प्रिंट मीडिया के अंदर इस बात को पहुंचाया जाए तुलनात्मक तरीके से कि इसमें ये है और इससे आपका नुकसान होने जा रहा है। यदि ये लॉन्ग टर्म 45 डेज या उससे ज्यादा का ये योजना चलती है तो ये महत्वपूर्ण होगी बशर्ते कांग्रेस अपने वोट चोरी के मुद्दे को नहीं छोड़े। देखिए अभी महाराष्ट्र में नगर निगम के जो चुनाव चल रहे हैं उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की सेना खुलेआम उधम काटे हुए। चुनाव होने से पहले 70 पार्षद उन्होंने निर्विरोध जिता लिए और सब जानते हैं प्रियंका चतुर्वेदी ने तो उसका बयान भी दिया कि ये इस लोगों को बैठाने के लिए उन्होंने पुलिस से लेके ईडी से लेके सब प्रयोग कर लिया। बात सोच लीजिए कि मैं जो आंकड़े देख रहा था कि कल्याण डोंबिवली में 15 बीजेपी को और 7 शिंदे सेना के निर्विरोध हो गए। अब जब आपके 22-23 लोग आपने निर्विरोध कर लिए तो बाकी गुंजाइश क्या बचेगी। भिवंडी में 8, जलगांव में 12 निर्विरोध करवा रही और वहां पे एक आदेश पहले ही ला चुके हैं कि यदि आपका पर्चा कैंसिल हो जाता है तो आप इसकी अपील नहीं कर सकते, उस पर अध्यादेश ला चुके हैं। तो चुनाव सुधार का मुद्दा कांग्रेस को सतत पकड़ के रखना पड़ेगा मनरेगा के साथ में। इस अपनी चर्चा में मैं मौसम नूर के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा थोड़ा सा। देखिए बंगाल की राजनीति से मैं बहुत दोराहे में खड़ी हुई है। हुमायूं कबीर की हरकत के बाद में वहां पर ममता बनर्जी पे वैसे भी क्या था, ममता बनर्जी के मुसलमान वोटर्स का थोड़ा थोड़ा अविश्वास बढ़ता जा रहा था। उसके कई कारण है, कई फैक्टर ऐसे हुए जिसके अंदर वहां के मुस्लिम वोटर्स को लगा कि हमारी तुलना बांग्लादेशियों से करवाई जा रही है, हमको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में लगभग 28% मुस्लिम मतदाता हैं और मुर्शिदाबाद में तो 66% है, मालदा में
57% है, 52%। उत्तर दिनाजपुर में 49% है। और ये जो है लगभग इसमें 24 विधानसभा सीटें, और मालदा जो है बरकतदा की पारंपरिक सीट थी, मेरे साथ 7 बार वहां से वो सांसद रहे और देश के रेल मंत्री बने जी। मौसम नूर के और उनके परिवार के फिर से कांग्रेस में लौटने में लगभग इन सीटों के ऊपर कांग्रेस की वापसी की बहुत बड़ी संभावना है। और देखिए, इन लोगों के लौटने और कुछ और लोगों के लौटने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कांग्रेस जब बार्गेन करेगी वहां पर, मुझे नहीं पता है कि अभी वहां पर कांग्रेस किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहती है, वामपंथी दलों के साथ लड़ना चाहती है, तृणमूल कांग्रेस के साथ। कांग्रेस में ये दो धाराएं अलग अलग चल रही है, इसमें दो अलग अलग तरीके के लोगों के विचार हैं। यदि तृणमूल कांग्रेस के साथ में मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो अधीर रंजन सही के लोग सीधे पतली गली से निकल जाएंगे, ये बहुत तय है। तो ये जो चल रहा है, लेकिन बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने इस तरीके के लोगों को शामिल करना शुरू किया है। और हमारी जानकारी है कि बहुत सारे और पुराने कांग्रेसी लीडर्स, नॉन मुस्लिम कांग्रेस लीडर्स भी हैं, वो फिर से कांग्रेस को आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुप्तावस्था में, तो वो भी लौट के आ रहे हैं। इन सब की प्रासंगिकता तभी होगी जब उनको सड़क पर उतारने के लिए आपके पास में क्लियर कट एक आंदोलन हो, जिससे इनके पास जो जनता का समर्थन है, उस जनता के समर्थन से कांग्रेस अपने मतदाताओं को द्विगुणित कर पाए या आकर्षित कर पाए। ऐसे में इस प्रकार के मनरेगा के लिए आंदोलन या वोट चोर वाले जो मुद्दे हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और स्थानीय स्तर पर खासतौर में मध्य प्रदेश की बात करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का विग्रह भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया और कांग्रेस वहां पे सतत संघर्ष कर रही है, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा। देखिए, चंबल ग्वालियर संभाग में बाबा साहब अम्बेडकर वर्सेस आरएसएस हिंदू महासभा से जुड़े लोगों का टकराव रोज हो रहे हैं। कल वो मिश्रा वकील को जेल भेज दिया गया उस चक्कर में। कल जबलपुर एक अलग अखाड़ा बना हुआ, पहले ओबीसी के साथ में आरएसएस वालों में झगड़ा हुआ, कल वहां पे जैन समाज पे लाठीचार्ज हो गया तो बुरी तरीके से जैनियों का पीटा गया। इंदौर का मसला तो इतना भयानक हो चुका है कि अब हर जिले से खबर आ रही है कि वहां पे दूषित पानी है। मजेदार चीज आप देखिए कि वहां पर सीएजी की रिपोर्ट में 2018 में कहा गया, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट की रिपोर्ट में 2000 से कहा गया कि इन 5 महानगरों में आप दूषित पानी फैला रहे हैं, उसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया गया। और आज की तारीख तक लगभग 20 लोग मर चुके हैं, 2600 लोग करीबन बीमार हैं और 188 लोग आज भी अस्पताल में, जिसमें तो 29 लोग आईसीयू में जी। और ये सरकार ऐसी है कि कोर्ट में मरने वालों के आंकड़े छुपा रही है और इससे जो है आक्रोश बढ़ रहा है। साफ पानी को लोग सुजलाम सुफलाम बलिया जो शीतलाम वाली बात फिर आ रही है यहां पर कि आपने पहाड़ को नष्ट किया, पानी अशुद्ध पिला रहे हैं, शुद्ध हवा दे नहीं पा रहे हैं, तो किस वंदे मातरम का वंदे कर रहे हैं। जी राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे थे। और अभी आप जिक्र कर रहे थे महाराष्ट्र चुनाव, निकाय चुनाव का। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में आपने अभी बताया कैसे 68 सीटें निर्विरोध भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार को 2 सीटें मिली हैं। इन लोगों ने जीत ली, 70 में से 68 सीटें जीत ली, निर्विरोध जीत ली। प्रियंका चतुर्वेदी का जिक्र कर रहे थे, आप जरा उनकी बाइट सुन लेते हैं जो आप बता रहे थे, और उसके बाद फिर चलते हैं उधर पश्चिम बंगाल की तरफ और पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होने जा रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले लेकिन चूंकि निकाय चुनाव है और 15 तारीख को, इसी 15 जनवरी को चुनाव है और 16 जनवरी को रिजल्ट आना है, लेकिन उससे पहले क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में, सुनिए जरा। elected 21 candidates have won unopposed. मैं आपको बता दूं, this unopposed business that is going, that is another way of corruption, another way of ending democracy, where they settle, and I'm telling this with all responsibility, and the State Election Commission is turning a blind eye.
where they settle with the opposition candidate, either by scaring that candidate, either by giving them threats of ED, CBI, income tax, or probably exchanging some money and getting them to sit so that they can win unopposed. This is another way of ending democracy. This is exactly what the BJP had been trying to avoid of election, and now that they know that this is a tough election, they're trying to buy out their victories. It's a shame, and it's a bigger shame that Election Commission is staying quiet. Ma'am, and how confident are you over MNS and Shiv Sena UBT alliance? We are confident because Shiv Sena has been working with the people of the city, people of the state for over 25 years. People of Mumbai have given us the responsibility. सुन रहे थे आप यहाँ पे। हालांकि प्रियंका चतुर्वेदी चुनाव आयोग की बात कर रही थी। वहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसने कहा है कि इसकी जांच हम करवाएंगे, वो भी आश्चर्यचकित है। महाराष्ट्र के चुनाव की बात हो रही है, चूंकि चुनाव का जिक्र हो रहा है। एक छोटा चुनाव है महाराष्ट्र में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है निकाय चुनाव, और उसकी वोटिंग होनी है 15 तारीख को। महाराष्ट्र के इलेक्शन पर बृहन मुंबई जो नगर पालिका है उस पर भी, महानगर पालिका, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, और वहाँ पर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आ गए हैं, और दूसरी तरफ अजीत पवार और शरद पवार दोनों एक साथ नजर आएंगे। ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। उससे पहले चुनाव आयोग भी आश्चर्यचकित ये है कि आखिर ये निर्विरोध कैसे हो गए। इसकी जांच करवाने की बात चुनाव आयोग कर रहा है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात आती है तो आप जानते हैं कि सत्तारूढ़ दल उसमें कितना आगे है। यहाँ किसी भी लेवल की बात ही नहीं है, समान अवसर की कोई बात ही नहीं है। दोनों दो दिशा में नजर आते हैं, विपक्ष काफी पीछे नजर आता है। और ऐसे में जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, उन चुनावों पर अगर निगाह डालें, नजरें फैलाएं, तो आपको नजर आता है कि कहीं ना कहीं वहां भी पहले से तैयारियां उसी ढंग से चल रही हैं। जहां अगर पश्चिम बंगाल में देखिए तो एक तरफ टीएमसी और दूसरी तरफ बीजेपी। टीएमसी और बीजेपी में जिस प्रकार की वहाँ लड़ाई चल रही है, उसमें कौन आगे कौन पीछे के बीच कांग्रेस पार्टी ने आज मौसम नूर को अपने पक्ष में लाके, अपने पाले में लाकर क्या बताने की कोशिश की है। और जैसे अभी बहुत विस्तार से बता रहे थे, आपको क्या लगता है शकील जी कि कांग्रेस पार्टी, अगर ऐसे एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि कांग्रेस को किसके साथ जाना चाहिए। मेरे पास जो खबर है, चारों दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। वाम दल अलग चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही है, बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है। चारों अलग अलग लड़ते हैं शकील जी, तब क्या होगा, किसको फायदा, किसको नफा, किसको नुकसान। चारों दल में से अगर वाम और कांग्रेस एक साथ आते हैं तब किसको नफा, किसको नुकसान। वाम, कांग्रेस और टीएमसी एक साथ चले जाते हैं तब क्या, कितना फायदा, कितना नुकसान। टीएमसी और इंडिया गठबंधन एक साथ हो जाए तब क्या होता है। जरा ये 3-4 जो वेरिएंट यहां पे हैं अलग अलग, उस पर कैसे आप देखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पे आने वाले समय में खूब चर्चा होगी, इसलिए इस चर्चा की शुरुआत आज यहां से करना चाहता हूं। शकील जी, देखिए, जो वोट की राजनीति है उसमें तो एक स्थापित सिद्धांत यह है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके खिलाफ वोट बंटना नहीं चाहिए। आज की तारीख में मोदी सबसे ताकतवर है और सारा जितना भी विपक्ष है वो उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब तक मोदी है तब तक चुनाव आयोग ऐसे ही काम करेगा, जब तक मोदी है तब तक गोदी मीडिया ऐसे ही काम करेगा, तब तक सारी संवैधानिक संस्थाएं इसी तरह सरेंडर करती रहेंगी। तो ये विपक्ष को अच्छी तरह मालूम पड़ गया है कि जो समस्या है वो चुनाव आयोग में या गोदी मीडिया में या कॉरपोरेट में या इसमें या उसमें नहीं है। समस्या ये है कि मोदी जी ने सबके ऊपर कब्जा कर रखा है, पूरा उनका नियंत्रण है, और जिसकी वजह से कोई भी हिलडुल नहीं सकता। तो इस सिद्धांत के आधार पर अगर आप जाते हैं कि ताकतवर को हटाने के लिए, स्थापित सत्ता को हटाने के लिए वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, उसके जो अपने वोट हैं उसके पास रहे, तो उसके जो खिलाफ हैं वो टुकड़ों में न बढ़ जाए, 10%, 5%, 25%। तो तीनों को एक होकर लड़ना चाहिए, मगर ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये संभव नहीं है। लेफ्ट और ममता किसी भी हालत में एक साथ नहीं लड़ सकते हैं, और कांग्रेस जो है वो अभी किसी भी इस तरह के फैसले में नहीं आई है, उस स्थिति में नहीं आई है, ना आना चाहती है, जब तक कि वो सारी चीज़ों का अच्छी तरह से आकलन न कर ले।
कांग्रेस ठीक से देख के इस बारे में अपना निर्णय लेगी। अभी कोई प्रारंभिक चर्चाएं भी इस बारे में नहीं हुई है। वहाँ के जो प्रदेश नेता हैं और जो इंचार्ज हैं वो अपने स्तर पे इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। अभी इन कड़ी इस बारे में एक बात और बता दें आप कि ये पहला प्रयोग भारत में 1967 में हुआ था। जो गैर कांग्रेसी विरोधी मोर्चे बनाए गए थे, उस टाइम कांग्रेस सबसे बड़ी ताकत, तो 67 में प्रयोग हुआ था और कुछ राज्यों में संविधान सरकारें उसके जरिए बनी भी थी, मगर वो टूटी भी, उनके अपने विरोधाभास भी सामने आए और उसका जो सबसे बड़ा फायदा है, फिशरी है, वो बीजेपी रही। उसमें कोशिश समाजवादियों ने की थी, लोहिया जी ने की थी और ताकत जो मिली वो सारी की सारी बीजेपी को मिली। बीजेपी के ऊपर जो एक आरोप था या किनारे की पार्टी थी, हाशिए की पार्टी थी, वो मेन स्ट्रीम में आ गई। तो ये अपने आप में बड़ी वैसी बात है कि कौन क्या होता है। ये प्रयोग कई बार हुए कांग्रेस के खिलाफ या राजीव गांधी के खिलाफ। वीपी सिंह के साथ भी ये लोग सबके सब आए थे। जनता पार्टी में 75 से 77 तक ये लोग साथ में आए थे, सारे के सारे साथ आए थे। अन्ना हजारे के आंदोलन में लेफ्ट और बीजेपी दोनों साथ आए थे, सब साथ में आए थे। तो है ये अपने तरीके का एक, लेकिन कांग्रेस इस सिद्धांत पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करती है। कांग्रेस इस सिद्धांत पे भरोसा करती है कि जो अभी आप कह रहे थे कि उसूल की बात और व्यवहारिक राजनीति, तो वो उसूल पे अभी भी कायम रहने की बात करती है और ये एक अच्छी बात है कि वो उसूल पे कायम रहती है। इसलिए बंगाल में देखिए मेन मुकाबला तो तृणमूल कांग्रेस से करना है बीजेपी को। बीजेपी वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोशिश करेगी। तो बाकी जो दोनों हैं लेफ्ट और कांग्रेस, उनकी भूमिकाएं बड़ी सीमित भूमिकाएं हैं वहाँ पे, लेकिन उस सीमित भूमिकाओं को वो ज़्यादा मल्टीप्लाई कैसे कर सकती हैं, ये कांग्रेस पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह से बीजेपी के खिलाफ जो वोट हैं उनका बंटवारा न होने दे और बीजेपी के खिलाफ जो वोट है, बीजेपी के खिलाफ जो लोग हैं, आज भी 37% के करीब ही बीजेपी के पास वोट है। बाकी जो 63% है, 63% जो है वो आज भी बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन फिर भी बीजेपी हर राज्य में जीत रही है। उसमें चुनाव आयोग, गोदी मीडिया, बहुत सारी भूमिकाएं हैं, लेकिन एक वोटों का बंटवारा जो है वो भी अपने आप में अहम है। तो वो सब देखने की बात होगी। एक दूसरी बात राजीव जी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं वो लगातार एक चुप्पी साधे हुए हैं, एक गहरी चुप्पी साधे हुए हैं। इंदौर में पानी पी के लोग मरे, कभी सुना नहीं था। इससे पहले दूषित जल की 1-2 घटनाएं हुई, छोटी बड़ी घटनाएं हुई, मगर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का मरना और लोगों का अस्पताल में भर्ती होना बताता है किस तरह इतना गंदा सीवर का पानी था। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो है उसके ऊपर नहीं बोले। एक मुहावरे देने में तो वो बहुत माहिर है, नए से नए भाषागत प्रयोग वो करते रहते हैं, कुछ भी बोलना। डबल इंजन की सरकार, मोदी जी का दिया हुआ एक जुमला है कि डबल इंजन की सरकार है। इंदौर में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर निगम भी इन्हीं का है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे इतनी भयानक घटना हुई और प्रधानमंत्री जी मौन है बिल्कुल। इसी तरह आपने देखा प्रदूषण पे, सबसे बड़ी घटना क्या होगी, दुनिया के सारे देशों की एम्बेसी है यहाँ पे, सारे लोगों ने इस बात को महसूस किया, कुछ लोगों ने बोला भी, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। एंजल चकमा का भी जिक्र हो रहा था। मतलब आप जो है भारी सीमावर्ती राज्यों के लोगों को एक ऐसे राज्य में जहां कभी ये सब होता नहीं था, वहां इतनी नफरत और आप हिंसा फैला दो कि वहां पे उस आदमी को मार दिया गया, युवा को मार दिया गया, जो आखिरी तक एक ही शब्द बोलता रहा, एक ही वाक्य बोलता रहा कि आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं। लेकिन उसको कहा गया कि तुम भारतीय नहीं हो, तुम चीनी हो, उसको मार दिया गया। तो ये मैसेज क्या दुनिया में नहीं जा रहा कि अगर कोई चीनी भी होगा, किसी भी देश का होगा, तो क्या कोई उसको मार देगा? वो तो एक भारतीय था, लेकिन मार दिया। और खैर ये तो भारत की घटनाएं हैं और इस पे जो गोदी मीडिया है, भक्त है, ट्रोल है, वो ये कहते हुए आ जाते हैं अरे छोटी छोटी बातों में आप बात करते हो। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है आप देखिए कि 60, 65, 70, अब तो गिनती भी करना सब भूल गए,
ट्रंप ने कहा पाकिस्तान के साथ सीज फायर मेरे कहने पे तुम्हें करना पड़ा, व्यापार की धमकी दे के मैंने कराया, आप नहीं बोले। चीन भी बोल गया आप तो कि मैंने कराया। तो इससे मैसेज क्या जा रहा है पूरी दुनिया में कि भारत कमजोर है। कमजोर मोदी जी हैं, भारत कमजोर नहीं है, न कभी था, लेकिन दुनिया में तो मैसेज यही जा रहा है कि भारत कमजोर है। तो ये मोदी जी की जो मौन रहना या सिर्फ चुनाव के लिए ही सब कुछ करना, ये सब जो है अब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसका खात्मा होगा। देखिए, एक बात हम हमेशा कहते हैं और लोग पूछते भी हैं, सबसे पूछते होंगे, सब आपस में बात करते हैं कि क्या होगा, कैसे मोदी जी जाएंगे, कैसे वापस जो पुराने दिन थे, अच्छे दिन थे, शांति के, सुख चैन के, वापस आएंगे। इस घटना से नहीं हुआ, उस घटना से नहीं हुआ। सही बात है, बहुत सारी घटनाएं हो गई, 11 साल में एक से एक हो गई। जो मोदी जी का कोर इशू था राष्ट्रवाद, उस तक पे चोट हो गई। पहलगाम में इतना बड़ा हमला हो गया, चीन ने घर में घुस के हमारे इतने सैनिकों को मार दिया लद्दाख के अंदर। बहुत सारी घटना है, बालाकोट की घटना है। कोर इशू राष्ट्रवाद था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। लेकिन ये कभी ना कभी कुछ होता है। जैसे ये एक पॉइंट इंदौर में शुरू हुआ, मीडिया इसका एक संदर्भ है। एक पत्रकार ने अचानक, ये सब कोई वैसा प्रोग्राम नहीं हो सकता, कैलाश विजयवर्गीय आए, उनसे एक सवाल पूछा। कैलाश विजयवर्गीय ने जैसा बोलते हैं बहुत एरोगेंटली जवाब दिया, बदतमीजी के सवाल जवाब दिया, जिसे कहते हैं हु आर यू, समझते हुए तुम कौन हो, क्या है, इस तरह के पूछ रहे हो। और उसने इसको प्रतिकार किया जी। अनुराग द्वारी ने। और वो बात आज इतनी बड़ी हो गई है कि इंदौर, मध्य प्रदेश, पूरे देश में मीडिया हाउसों के बीच में, पत्रकारों के बीच में वो चर्चा है और लोग जो है उसको एक महत्वपूर्ण बिंदु मान रहे हैं। तो कब क्या हो जाए कुछ नहीं मालूम। अभी कांग्रेस पे आरोप लगता था कि तुम्हें विरोध करना नहीं आता, तो विरोध की भी तैयारी है, वो प्रदर्शन की भी तैयारी कर रही है, वो संसद से लेकर यहाँ तक लड़ती हुई भी दिखा रही है। तो वो एक मुद्दा पॉइंट आता है, वो कब क्या आ जाए किसी को नहीं मालूम। तो आज की तारीख में ये मोदी जी की चुप्पी है और देश में लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं कि जहां प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए लेकिन बोलने को तैयार नहीं है। पानी की समस्या सबसे ज्यादा गंभीर समस्या है और ये समस्या भी आज घर घर, गांव गांव तक पहुंच गई है कि पानी पी के भी लोग मरते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं। जी राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। न सिर्फ पानी की समस्या, एंजल की बात आप कर ही रहे हैं, एंजल चकमा का मामला हो या ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी, एक शब्द नहीं लिखना। प्रशांत जी, क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा होता होगा? प्रधानमंत्री समझ कर बिल्कुल, जैसे क्रिसमस वाले दिन जो घटना घटी उस पर एक शब्द नहीं, आप भले चर्च में गए प्रार्थना सभा में, लेकिन आपने कभी ये खेद नहीं जताया, आपने कुछ ऐसा नहीं कहा, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को ये नहीं कहा कि ये गलत कर रहे हो आप। और फिर पूरी दुनिया, क्रिसमस की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं और उसके बाद क्या छवि बनी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जरा उस हिसाब से देखा जाए। या सिर्फ और सिर्फ किसी भी हिसाब से, चूंकि हमको चुनाव जीतना है तो अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को जैसा वो कर रहे हैं वो करने दिया जाए। दिल्ली के बगल में गाजियाबाद है और वहाँ की जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस ढंग की तस्वीरें आ रही हैं, उससे साफ समझ में आता है कि यहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ और दिशा में जा रही हैं, कुछ और तैयारियाँ चल रही हैं। क्या इसको इस हिसाब से, और अगर ये देखते हैं तो डरावनी सूरत नजर आती है, डरावना एक पिक्चर सामने नजर आता है। घटना है कल की शायद कि इंदौर में, वो रायपुर में 4 बजरंग दल के लोगों को जमानत मिल गई, आज ही मिली, आज बाहर आए जी। और उनका हीरो की तरह हीरोइक वेलकम हो रहा है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने मॉल में हमले किए थे, इनके आरोप था कि मॉल पे हमले किए हैं क्रिसमस के दिन, और उनको बेल मिल गई। और केवल बेल नहीं मिली, उनका स्वागत हुआ, फूल माला लेके खुली जीप में वो दिखाई दे रहे सड़कों पे। और अब बजरंग दल के हैं, बीजेपी के, बीजेपी उनको ओन करे डिसोन करे, बीजेपी का, लेकिन है तो इनके समर्थक मोदी जी के, और मोदी जी खामोश है। ये सब तस्वीरें इंटरनेशनली
बड़ी वॉच की जाती है। और अभी तो क्योंकि यूरोप में छुट्टी है, सब जगह छुट्टी है, और इसकी प्रतिक्रिया भी आएगी और बहुत अच्छा नहीं होगा अगर इसकी प्रतिक्रिया आती है तो। लेकिन ये हो रहा है कि आपने ईसाई समुदाय को टारगेट करके तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी का आपने ध्यान खींचा अपनी तरफ, और एक अजीब सी दुनिया है। अभी आप देखिए वेनेजुएला में क्या हो रहा है। ट्रंप ने हमला किया है, उनके राष्ट्रपति को भी ले गया, उनकी पत्नी को भी ले गए, उनको मुकदमा चलेगा। तो बड़ा अजीब सा माहौल है पूरी दुनिया में। और उस बीच अगर आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, या जो बात मिनिस्ट्री ऑफ विदेश मंत्रालय को करनी चाहिए, वो बात बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क के मेयर जो है वो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो उसमें अभी आपने शुरू में बताया कि उसमें तो 8 सांसद भी हैं जी। तो वो सांसद भी अगर भारत के आंतरिक मामलों पे हस्तक्षेप करने की बात कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, तो इसका मतलब है कि वो अमेरिका की सीनेट और कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। तो इससे बहुत गंभीर अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा हो जाएगी। और इस वक्त दुनिया का माहौल बड़ा अजीब सा है। ट्रंप कम से कम 70 बार बोल चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया है। यहाँ तो केवल बोल रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि इस तरीके की घटनाएं जब होती हैं तो सिलसिलेवार जो चीज़ें हो रही हैं, अगर आप उनको देखें तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स, प्रशासनिक जो लैप्स है, प्रशासनिक कमजोरी है, लापरवाही है, वो सब सामने आ गया। तो उससे लग रहा है कि सरकार जो है वो केवल नारों पे या मीडिया मैनेजमेंट से चल रही थी। सरकार नाम की चीज थी नहीं कोई। इंदौर की घटना ये बताती है। और उसी से आप देखिए जो अभी अंशु जी ने बताया कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को लेकर लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब ऐसे में अगर कांग्रेस बंगाल में कुछ करती है या आंदोलन कर रही है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को ट्रैक्शन तो मिलेगा इस पे। और यहाँ से कुछ हमको दिखाई दे रहा है कि जो जिसकी चर्चा अभी शकील जी भी कर रहे हैं, कि दिखाई दे रहा है कि मोदी जी कुछ अंदर है जो कि उभर रहा है, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। वो लखनऊ और दिल्ली के बीच में भी बहुत सारे अंतर विरोध हैं। किस तरीके से बीजेपी का अध्यक्ष बना है, कार्यकारी अध्यक्ष, और वही अध्यक्ष बन जाएंगे 15 जनवरी के आसपास। तो ये सब चीज़ें ऐसा दिखा रही है कि सरकार और पार्टी दोनों में कहीं कुछ है गड़बड़, बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़, और वो अचानक से किसी एक घटना से दिखाई देगी और वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये तो बहुत साफ संकेत दिख रहे हैं। जहाँ तक बंगाल की बात है राजीव जी, बंगाल में मौसम नूर का आना का एक अलग तरीके का संकेत बंगाल की राजनीति में जा रहा है। ममता बनर्जी एक रिजर्व 30% वोट शेयर लेके बीजेपी से लड़ाई लड़ती है। तो वो जो रिजर्व 30% उनका है, उसमें अगर कांग्रेस भी एंट्री मारेगी तब बंगाल के इक्वेशन बदल जाएंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो गैम्बल है वो तो है कि तीसरी बार की मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका एक एंटी इनकम्बेंसी होगा, और उस एंटी इनकम्बेंसी उनके प्रति नाराज़गी होगी, और जो बहुत से लोग नाराज़ होंगे वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहेंगे। वो बंगाल की संस्कृति नहीं है वो वैसी। तो उसके लिए कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म वहाँ पे तैयार कर रही है। और वो मौसम नूर अगर वो कह रही है कि राज्यसभा से भी इस्तीफा दे रही है, जिसका मतलब है कि उनका रोल कुछ बड़ा होने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। जी, बंगाल बहुत इम्पोर्टेंट है। और कैसे देखती हैं आप अंशु जी, आपको क्या लगता है सबको मिल के लड़ना चाहिए बंगाल में या अलग अलग ठीक है?
अलायंस में तो ये राष्ट्रीय रूप में एक साथ हैं, लेकिन जब राज्यों की बात आती है तो ये अपने अपने दलों को लेकर सोचते हैं। ये हमने दिल्ली में भी देखा था कि आप पार्टी जैसे बिल्कुल ही अलग होकर लड़ी, और ममता बनर्जी का हमेशा से ये रुख रहा है कि वो अपने राज्य में बिल्कुल अलग होकर ही लड़ेंगी। सिर्फ ये था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और अखिलेश यादव यानी सपा का गठबंधन हुआ और साथ में एक अच्छी ट्यूनिंग रही। बाकी राज्यों में बहुत ऐसा नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि अगर ममता बनर्जी टीएमसी को इतना अलग लेके चलती हैं और उनको एक गुमान भी है कि उनका बहुत वोट बैंक है या उनका 3 बार के वो है यहाँ पर, तो वो बहुत कुछ उनके हाथ में है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी अपना गुमान यहाँ पर साथ लेके चलना चाहिए और यहाँ किसी तरह का मुलज्जा करने की उनको जरूरत नहीं है। उन्हें अकेला चलना चाहिए, एकला चलो रे चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लेफ्ट के साथ जाके तो कुछ फायदा हुआ नहीं। कांग्रेस 0 पर है और यहाँ से जो कुछ भी होगा उसका गेन ही होगा, कुछ नुकसान तो होने जा नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस को राज्य चुनाव यहाँ पर देखना चाहिए और अलायंस को जो राष्ट्रीय स्तर पर है थोड़ा दरकिनार करते हुए यहाँ अपनी जगह बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें अगर टीएमसी पर भी हमले करने पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली में देखा क्या किया यहाँ पर केजरीवाल ने, उनको तो कुछ ऐसी आपत्ति रही नहीं, या पंजाब में वो क्या करते हैं या हरियाणा में क्या करते हैं, किस तरह से आक्रामक होकर हर जगह वो अकेले लड़ते हैं, अलायंस की उनको कोई चिंता नहीं रहती है। और ऐसा ही कुछ ममता दीदी का भी हाल है। तो कांग्रेस ये क्यों ना करे, कांग्रेस एक बड़ा दल है, जरूर वो अलायंस के अंदर और विपक्षी जो धड़ा है उसकी अगुवाई करते हैं, राहुल गांधी एलओपी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने दल के लिए काम नहीं करेंगे। तो कांग्रेस को आक्रामक होना चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है 7% उनके पास वोट है, लेकिन टीएमसी में सेंधमारी भी करें तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत करेंगे। बीजेपी पर तो हमला करना ही करना है, टीएमसी पे भी हमला वो करें। हालांकि मुख्य लड़ाई हम सभी जानते हैं कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में है, लेकिन कांग्रेस को यहाँ अपनी जगह बनानी है, अपना 0 से आगे ले जाना है, कुछ हारने के लिए है नहीं उनके पास यहाँ पर। तो उन्हें यहाँ पर खुलकर आना चाहिए, आक्रामक तरीके से आना चाहिए और वो मिडिल लाइन के एक मिडिल पाथ नहीं रखना चाहिए, ये मेरा मानना है। ये तो हुई पश्चिम बंगाल की बात। मैं यहाँ पर राजीव जी अगर आप इजाजत दे तो ये मैं जो महाराष्ट्र के निकाय चुनाव है, नगर पालिका चुनाव, इस पर भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रखना चाहूंगी जी। अभी तो ये जो बात हुई कि जो ये 68 हैं वो निर्विरोध ही जीत गए, तो इसमें तो हैरत बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि जो पूरी टैक्टिस और जो तौर तरीका है हमारे देश की सबसे अमीर पार्टी का, जहां पे पैसों का अकूत भंडार है, वहां पर बहुत सारी चीजें कैसे मैनिपुलेट होती हैं ये समझ में आ रहा है। जब चुनाव आयोग ही उनका है तो वो क्या जांच पड़ताल करेगा, क्या चीजें होंगी, इस पर तो बहुत ज्यादा हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन किस तरह का खेल होता है, सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड ही विरोधियों के लिए खत्म नहीं कर दिया गया है, बहुत सी तमाम दूसरी चीजें भी हैं। मैं यहाँ पर बीएमसी की बात करना चाहूंगी। बीएमसी जो है देश भर में सबसे अमीर, सबसे धनी नगर पालिका है। इसका एनुअल बजट ही जो है वो 74,000 करोड़ रुपए का है। तो समझिए कि कितना महत्वपूर्ण है यहाँ पर चुनाव। और पिछले 3 साल में जब से इन लोगों की सरकार है मायावती की, तब से यहाँ पर बीएमसी में 1490 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है और उसमें 99% जो ये बजट है वो केवल सत्तारूढ़ दलों के एमएलए के एरियाज में ही आवंटित हुआ है। आप समझिए कितना बड़ा भेदभाव है ये। और केवल एक कांग्रेस एमएलए के क्षेत्र में ही, जो मुंबा देवी का है, केवल उनको ही सिर्फ 490 करोड़ में से मात्र 13 करोड़ का बजट एलोकेशन मिलता है और उसको वो 1% भी नहीं है, 0.9% है। तो आप समझिए कि कैसे ही वहां पे खत्म कर दिया गया है। जब आप डेवलपमेंट वर्क ही नहीं अपने एरियाज में करा पाएंगे तो आप वोटर्स के पास क्या बात लेके जाएंगे। यानी आपको बजट में ही पूरी तरीके से काट दिया गया, चौपट कर दिया गया, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो कहीं है ही नहीं। और ये जो 1490 करोड़ है उसमें एलोकेशन में भी 1076 करोड़ केवल बीजेपी के ही एमएलए को मिल रहा है। आप सोचिए, तो आप तो पहले ही वहां पे जनता को खुश कर दे रहे हैं, इतना भेदभाव बरत रहे हैं, और 372 आपके शिंदे शिवसेना गुट को मिलता है। और ये आरटीआई में खुलासा हुआ है, ये एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, बहुत पढ़ा ही होगा, ये आरटीआई में जाकर के पता करके खुलासा हुआ है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, किस किस स्तर पर विपक्षियों को हराने की, गिराने की, मारने की, खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं, ये तो हम सब लोग देख ही रहे हैं कि चुनाव को कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो चुनाव आयोग तो है ही मतलब
भाजपा आयोग कोई बड़ी बात नहीं है, ज्ञानादेश तो आना ही आना है। लेकिन जो निकाय चुनावों में भी जिस तरीके से हम देखते थे कि जो होता है कि लोकल स्तर पर होता है, वहां काम करने पर आप काम करने का मौका ही नहीं दे रहे हो, उन्हें बजट ही नहीं दे रहे हो, और बाकी तो लेवल प्लेइंग फील्ड कोई है ही नहीं। हालांकि मुझे लग रहा है कि फिर भी बहुत संघर्ष होगा, क्योंकि ये सारी चीजें भी नजर आ रही है। जैसे आज जो 68 जो निर्विरोध हुए हैं, जो प्रियंका चतुर्वेदी कह ही रही थी, और इसके अलावा जो सब अलग अलग होकर लड़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ठीक लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अंदर से इनकी एक रणनीति भी काम कर रही है। आप देखिए एनसीपी में जो चाचा भतीजे की मुझे अंदर खाने कुछ साठ-गांठ भी नजर में आती है, कि जो पूरी तरीके से शरद पवार यहाँ खामोश हो गए हैं सारे, उनके अगर अजीत पवार की तरफ चले भी गए हैं तो वो कुछ इस बारे में बोल नहीं रहे हैं। उनके तो जो एनसीपी की जो प्रमुख थी, वहां पे जो अध्यक्ष थी, वो तो बीजेपी में चली गई, और जो आपके दूसरे थे वो कांग्रेस में चले गए। तो यहाँ पर ये बहुत अलग रणनीति से काम हो रहा है, बहुत बारीकी से काम हो रहा है, और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे तो साथ में लड़ ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी में भी, मैं कुछ खबरें ये भी पढ़ रही थी कि वो पार्टी में टिकट वितरण को लेकर काफी विरोधाभास भी है, और विरोधी स्वर भी है, और काफी खींचतान भी चल रही है। क्योंकि देखिए, जब सारी चीजें पैसों पर आधारित हो जाती हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा भी होता है है ना। संपत्ति जायदाद जिसको मिलनी है वही तो लड़ाई झगड़ा करेंगे ना, जिनके को मिलना ही नहीं है तो फिर वो तो संगठित होंगे ही। तो अलग अलग लड़ने की रणनीति मुझे यहाँ लग रहा है कुछ काम करेगी। बाकी तो सारी ये बातें हैं, मैंने आपको बताई। तो अभी देखना होगा, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी सतह पर। बिल्कुल सही कह रही हैं अंशु जी। और क्लोजिंग कमेंट के लिए पंकज जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको, अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करें सीधे सीधे, आपको लगता है, क्योंकि इसकी चर्चा खूब होती है और शुरुआत में आपने ये बात रखी थी, आपसे ही उस बात को आगे बढ़ाया था मैं, और क्या यहाँ स्ट्रेटेजी अलग अलग रहनी चाहिए या एक साथ वाली स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए पश्चिम बंगाल की? और इन सबके बीच कांग्रेस में मौसम नूर का आना, क्या यहाँ एक चुनौती टीएमसी के लिए खड़ी होने जा रही है, खासकर टीएमसी के लिए? एक मिनट, महाराष्ट्र में मैं जरूर इस पर चर्चा करना चाहूंगा कि हमारे पूरे मीडिया ने कांग्रेस के छोटे छोटे झगड़ों को बहुत दिखाया, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी में आपस में भारतीय जनता पार्टी शिंदे सेना में जो मारापीटी चल रही है उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। शोलापुर में तो एक हत्या हो गई आपस में बीजेपी के दो टिकट आकांक्षियों के बीच में, और नासिक में भी लगभग एक मरणासन्न व्यक्ति बीजेपी के नेता को अस्पताल में भर्ती हो रहा है। कम से कम 11 ऐसे मुद्दे हैं जहां पर उन्होंने एक दूसरे के ऑफिस में आग लगा दी है। तो ये एक अलग, जहां तक अब मैं आपको बंगाल की बात कहूं, जैसे आपकी संभावना जो आप कह रहे हैं कि शायद चारों दल अलग अलग लड़े, उस संभावना को एक चीज से इसलिए बल मिल रहा है क्योंकि मैं देख रहा था जो पिछला चुनाव है कांग्रेस और वाम दल साथ में मिलकर लड़े थे, तो वाम दल को 4.82% वोट मिले थे और कांग्रेस को केवल 2.78% वोट मिले थे। दोनों को मिलाकर 7.6% वोट मिले और कोई सीट नहीं मिली जी। जाहिर है कि वाम का वोट जो है कांग्रेस को भी ट्रांसफर हुआ नहीं, और कांग्रेस का जो वोट था वो और खिसक गया, क्योंकि लगातार जब एंटी इनकम्बेंसी चल रहा था तो कांग्रेस भी तो लड़ाई लड़ रही थी, ममता बनर्जी कांग्रेस से ही थी, वो तो बाद में अलग पार्टी बनी। अब देखिए पिछले चुनाव में यदि हम अंतर देखें तो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में 9.8% वोट का अंतर है, और ये जो वोट आए थे मात्र 58 लाख वोट का फर्क है। और एसआईआर के जरिए जो सफाई हुई है उससे यह अंतर और कम हो सकता है टीएमसी के विरोध में। टीएमसी अपने आप में भयभीत है क्योंकि टीएमसी का जो बेस वोट है यदि हम देखें तो उसमें मुस्लिम वोट के बनकर टीएमसी बहुत अधिक सीटें जीतती रही है। हालांकि क्या है कि 58 लाख वोट का अंतर था, लेकिन सीटों का अंतर बहुत बड़ा था, 213 टीएमसी की थी और 77 बीजेपी की थी। तो एक बार भी हम देखें तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत तेजी से दौड़ेगी। देखिए दूसरा चीज क्या है कि कांग्रेस वाम दल के साथ जाने में इसलिए भी थोड़ा परहेज करेगी क्योंकि केरल में उनकी संभावनाएं बहुत अधिक है। ये बड़ा अत्यधिक विरोधाभास होगा कि एक जगह साथ में चुनाव लड़ो, दूसरे के उनके खिलाफ लड़ो। कांग्रेस के लिए इस समय केरल में सत्ता में आना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां से राज्यसभा सीटें भी आएंगी।
तो मुझे संभावना लग रही है कि मौसम नूर के आने के बाद में कांग्रेस टीएमसी के साथ बार्गेन करने की पोजीशन में भी आ सकती है, और यदि वो अलग भी लड़ती है तो उसका जो 2.78% वोट परसेंट है उसमें बढ़त होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 जिले मुर्शिदाबाद, मालदा, उसी दिनाजपुर, इसके अंदर लगभग 24 सीटें हैं। वो बरकत जहां जो अब्दुल गनी खान चौधरी थे उनके आज भी स्ट्रांग होल्ड की सीटें कहलाती है। बरकत तो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उनके परिवार का इसमें अच्छा स्ट्रांग है। यदि ये लोग सभी लोग प्रॉपरली चुनाव लड़ते हैं तो इन 24 में से कुछ सीटों को लाना कांग्रेस के लिए बहुत सरल होगा। तो देखते हैं आगे किस प्रकार के परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि किस प्रकार के यहाँ पर किस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में इस पे खूब चर्चा होगी। लेकिन अलग अलग मुद्दे उनमें आप देखिए कि कांग्रेस का एक मनरेगा को लेकर संग्राम, जिसका नाम दिया इन्होंने, और सड़कों पे कांग्रेस उतर रही है और खास कर गांव-गांव तक पहुंचने की कोशिश, पूरी प्लानिंग उनकी आ गई है। इस बीच 5 राज्यों के चुनाव और इन चुनावों से पहले जो गहमा गहमी का आलम है, और इसमें नरेंद्र मोदी किसी न किसी ढंग से अगर देखा जाए तो वो यहां दबाव में, प्रेशर में नजर आते हैं अलग अलग घटनाओं को लेकर, और खासकर उन राज्यों की ये घटनाएं हैं जहां डबल इंजन की, सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकारें हैं। चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या ओडिशा की बात करें, हर जगह यही है। और ऐसे में दबाव तो है नरेंद्र मोदी के ऊपर। देखते हैं आगे इस प्रेशर से कैसे वो निकलते हैं, और जिस वक्त आपका अपोनेंट दबाव में हो तो जो दूसरा पक्ष है, जो प्रतिपक्ष है, वो कितनी मजबूती के साथ और दबाव डालने की कोशिश करता है, यानी कांग्रेस पार्टी यहाँ किन रणनीतियों के साथ आगे बढ़ती है, ये देखा जाएगा। चलिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। ऑलरेडी 5 मिनट एक्स्ट्रा ले चुका हूँ।